हेलो साथियों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सेवारत शिक्षकों हेतु जो पाठ्यक्रम है उसके विषय में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। इसमें हम पूरे पाठ्यक्रम में क्या क्या सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार इस सिलेबस को हम पढ़ पाएंगे और किस तरह जो हमारे पास 1.5-2 महीने का समय है इसमें पूरा सिलेबस हम कवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो 5 हमारे मूल विषय हैं उनकी बात करते हैं कि कौन कौन से 5 मूल विषय हैं। तो पहला जो विषय है उसका नाम है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके कुल 30 अंक होंगे। उसके बाद में दूसरा है हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा के भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबरों के होंगे। इसके बाद में अगली भाषा है भाषा 2। अब भाषा 2 में या तो आपसे आपके ऊपर है कि आप इंग्लिश ले लेते हैं या फिर आप संस्कृत ले लेते हैं। जो भी 2 में से एक कोई भाषा लेंगे उसके 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में अगला है हमारा गणित। तो गणित में 30 प्रश्न गणित में पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबरों के होंगे। उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन के भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 30 अंकों के होंगे। तो इस तरह अगर हम बात करें तो हमारा जो पूरा पेपर है वो 150 नंबर का होने वाला है और इसमें 150 ही प्रश्नों की संख्या रहने वाली है। इस परीक्षा में कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम इस एक एक सब्जेक्ट के अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। चलिए सबसे पहले बाल विकास में कौन कौन से टॉपिक हमसे पूछेंगे। तो पहला टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, कि बाल विकास की क्या अवधारणा है और इसका अधिगम से क्या संबंध है। पहला जो टॉपिक है हमारा वो ये होने वाला है। दूसरा टॉपिक है विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चे का जो विकास होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और विकास की क्या क्या परिभाषाएं किन किन वैज्ञानिकों ने दी है, इसके बारे में हमको इस दूसरे टॉपिक में पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है बाल विकास के सिद्धांत, कि जो बालक का विकास होता है उसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, कि उसका किस किस प्रकार से विकास होता है और इस संबंध में कौन कौन वैज्ञानिकों ने क्या क्या तर्क अपने दिए हैं, क्या क्या सिद्धांत अपने दिए हैं, क्या क्या नियम अपने दिए हैं, उसके बारे में इस टॉपिक में हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में अगला है बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याओं के बारे में भी हमको इस टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में अगला टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, कि बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अगला है हमारा सामाजिकरण। सामाजिकरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि सामाजिक जगत में जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से सीखते हैं, किस प्रकार से बड़े होते हैं और कौन कौन से बदलाव समाज को देखकर उनके अंदर आते हैं, ये सब हमको इस टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। इस टॉपिक का नाम है सामाजिकरण। इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें है 4-5 वैज्ञानिक जो उन्होंने नाम भी यहाँ पर दिया, जैसे पियाजे के बारे में हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है पावलाव के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है कोहलर और चौथा है थार्नडाइक। ये 4 वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। जो हमारी शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित और प्रगतिशील होनी चाहिए जिससे कि बच्चे में प्रगति दिखे। तो इस प्रकार की शिक्षा की जो अवधारणा है उसके बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें सिलेबस में है और उनको कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके बारे में इसमें पढ़ना हमको बताया जाएगा। अगला है बुद्धि। ये भी एक टॉपिक है बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप, उसका मापन और उसके बहुआयामी बुद्धि, इसके बारे में हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों, बुद्धि एक पूरा टॉपिक है जिसमें बुद्धि के कई रूप होंगे उनके बारे में, और व्यक्तियों में किस किस प्रकार की बुद्धि होती है, किस किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वो सब इस टॉपिक में हमको पढ़ने को मिलेगा। अगला है हमारा व्यक्तित्व और उसका मापन, कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे हम माप सकते हैं,
उसके बाद में अगला है भाषा और विचार, भाषा और विचार के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं, ये 4 टॉपिक हो गए यहाँ पर। तो इन चारों टॉपिक के बारे में हमको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। हम सभी टीचर हैं तो हम जानते हैं कि लिंग भेद क्या होता है, शैक्षिक प्रथाएं क्या होती है, जेंडर क्या होता है, ये हमको इसमें थोड़ा सा और डीप में पढ़ना पड़ेगा। अगला है हमारा सामाजिक निर्माण हो गया। अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कि जो सीखने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई धीरे सीखता है, इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। उनकी भाषाओं में भिन्नता होती है, जाति की भिन्नता होती है, लिंग की होती है, संप्रदाय की होती है, धर्म की होती है, इन सब के बारे में भी हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अगला है अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, इन दोनों में क्या अंतर है, कि एक तो होता है अधिगम के लिए आकलन और एक होता है अधिगम का आकलन, इन दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। और शाला आधारित आकलन, एक जो हम स्कूल में बच्चों की परीक्षा लेकर करते हैं वो आकलन होता है। एक होता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या होता है, इसके बारे में भी हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और स्वरूप और प्रथाएं और मान्यताएं, इन सब के बारे में भी हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कि जो सीखने वाले हमारे बच्चे हैं उनकी तैयारी का स्तर हमको अगर पता करना है कि इन्होंने कितना तैयार कर लिया है, कितना सीख लिया है, तो उसके लिए जो उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण है वो शिक्षक कैसे करेगा, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में अगला है कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए, जो हमारी क्लासरूम है उसमें हम सीखने के को कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब बच्चा और अच्छी तरह से कैसे सीखे, उसके तरीके, उसके बारे में आलोचनात्मक चिंतन करना, ये सब भी इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब अगला है हमारा समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, जो अभी हमने पढ़ा उसमें से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे वो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 15 नंबर के प्रश्न इन टॉपिक से आएंगे। तो ये हमने समझ लिया कि कौन कौन से टॉपिक है। अब ये जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ है, इससे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे बाल विकास में। तो अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, पहला पढ़ना है अलाभान्वित बच्चे, अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान। दूसरा है अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करना। उसके बाद में अगला है प्रतिभावान, सृजनात्मक और विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ता की पहचान। उसके बाद में समस्यात्मक बालक, समस्याग्रस्त बालक, पहचान और निदानात्मक पक्ष। उसके बाद में बाल अपराध के कारण और प्रकार। ये 5-6 टॉपिक है जो हमको पढ़ना है और इसमें से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगला है, आप आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा। हाँ, अब ये है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी 10 नंबर की आएगी। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, पेडोलॉजी ये जो वो 30 नंबर का हमको बाल विकास दिया उसी के अंतर्गत है। तो पहला टॉपिक है बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल हो जाते हैं, कि हम जो पढ़ाते हैं वो बच्चे क्यों नहीं सीख पाते हैं और वो क्यों उसी कक्षा में बार बार फेल हो जाते हैं, इसके बारे में हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में अगला है हमारा शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं क्या है, बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ क्या है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ, ये भी एक टॉपिक है जो हमको इसमें पढ़ना है। अगला है समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में एक बच्चा कैसे काम करता है। जो बच्चा है वो समस्या का समाधान खुद भी कर सकता है और वैज्ञानिक अन्वेषण भी कर सकता है, इसके बारे में भी हमको इस टॉपिक में इसमें बाल विकास में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में अगला है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, कि बच्चा हम जो तरीके से सिखा रहे हैं उससे अलग कोई वैकल्पिक उसके मन में सीखने का तरीका हो, उससे सीख सकता है, तो उसकी धारणा उसके मन में क्या बनी हुई है उसके बारे में। उसके बाद में बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, कि बच्चे जो गलती कर रहे हैं वो भी उसकी अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग है, ना कि उसको हम डांट डपट के बोल दें कि ये तुमने गलती की, हो सकता है कि वो गलती से ही सीख रहा हो। उसके बाद में अगला है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि। उसके बाद में संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम,
अधिगम में योगदान देने वाले कारक, तो ये दोनों हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, पर्यावरणीय भी हो सकते हैं। निर्देशन और परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन, और स्मृति और विस्मृति। तो ये इतने टॉपिक हैं, ये 10 नंबर के हैं, और ये शिक्षा शास्त्र जो बाल विकास का है उससे पूछे जाएंगे। तो हमको अलग अलग ही तीनों को पढ़ना है ताकि हम तीनों में अच्छे नंबर ला पाए। पता चले हम पहले वाले में 15 में से 13 नंबर लिया है, 12 नंबर लिया है, लेकिन इधर नंबर हमारे नहीं आ पाए। तो ये तो बात हुई हमारी काहे की बाल विकास के बारे में। अब अगला जो हमारा है वो है हिंदी। तो हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो हिंदी में हमसे जो पूछा जाने वाला है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो जो हिंदी भाषा है हमारी, उसमें 2 अपठित, एक गद्यांश और एक पद्यांश आएगा। 15 नंबर का ही गद्यांश में से पूछा जाएगा, 15 नंबर का ही पद्यांश में से पूछा जाएगा। तो भाषा ही समझ और अवबोध, तो इसके लिए 2 अपठित गद्यांश और एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, दिए जाएंगे। और उसी के अंदर आपको प्रश्न रहेंगे, उसी गद्यांश में से छांट के हमको उत्तर लिखना है। इसी के अंदर वो हमसे जो हमारी ग्रामर है हिंदी की, उसके बारे में भी प्रश्न पूछ लेगा, जैसे संधि है, समास है, विश्लेषण है, संज्ञा है, इन सब के प्रश्न भी इन्हीं 15 और 15 जो आएंगे हमारे प्रश्न, जो कि काहे से आएंगे, गद्यांश और पद्यांश में से आएंगे, उन्हीं में से आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब उसमें जो 15 नंबर का हमारा पेडोलॉजी है, वो हिंदी की पेडोलॉजी 15 नंबर की अलग आएगी। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के क्या कार्य है, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, घटनाएं, त्रुटियाँ और क्रमबद्धता। उसके बाद में भाषा के चारों कौशल पूछेंगे आपसे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसको बोलते हैं शुभपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद में कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री जो हमको TLM मिलते हैं, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार जो कि दृश्य और श्रव्य दोनों होते हैं, हमारे स्कूलों में टीवी लगी हुई है, सामग्री। उसके बाद में बहुकक्षा शिक्षण, मतलब एक ही कक्षा में बहुत सारे बच्चों को बिठाकर पढ़ाना। और उसके बाद में अगला है पुनः शिक्षण। तो इतने टॉपिक हमसे हिंदी में पेडोलॉजी में पूछे जाएंगे। तो कोई ज़्यादा नहीं है, 5 या 6 टॉपिक हैं ये। तो ये 5 या 6 टॉपिक पढ़ के हम हिंदी में 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं पेडोलॉजी में। और 2 गद्यांश पद्यांश आएंगे, तो उन्हीं में से देख के उत्तर लिखना है। ये बात अलग है कि उसमें हमसे थोड़ी ग्रामर पूछी जाएगी, उसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। अब सेकंड भाषा में आप या तो अंग्रेजी ले लें या फिर आप संस्कृत ले लें, लेकिन संस्कृत लेने में हमको एक फ़ायदा ये होगा कि हमको पेडोलॉजी अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी। जो पेडोलॉजी हमने हिंदी में पढ़ी है वही पेडोलॉजी हमको संस्कृत में भी काम आ जाएगी। तो संस्कृत हमारे लिए जो है वो थोड़ा फ़ायदे का सौदा हो सकता है। और इंग्लिश क्या है, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजी में कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए संस्कृत लेने में ये फ़ायदा आपका हो जाएगा। ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी में क्या क्या पूछा जाएगा तो उसके बारे में अब उसके बाद में संस्कृत। संस्कृत में देखो मैंने बोला था सेम रहेगा, तो संस्कृत में भी 2 अपठित गद्यांश और पद्यांश आपसे पूछे जाएंगे, उन्हीं में आपकी संस्कृत की व्याकरण पूछ ली जाएगी। और उसके बाद में यही टॉपिक जो सेम हिंदी में थे वही टॉपिक संस्कृत में भी सेम टू सेम आ जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे अब हम। उसके बाद में ये उर्दू है, उसके बाद में ये उर्दू में से कौन कौन से टॉपिक है। उसके बाद में गणित, गणित में क्या क्या पूछा जाएगा ये देख लेते हैं। पहला है संख्या मापन पद्धति में 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना लिखना, 1000 से बड़ी संख्या पर स्थानीय मान की समझ और 4 मूलभूत संक्रियाएँ कौन कौन सी, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये हमको आनी चाहिए। ये पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो है वो कौन सा है, जोड़ना और घटाना, ये भी आना चाहिए। 5 अंकों तक की संख्या जोड़ते घटाते हमको आनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ही आसान है। उसके बाद में गुणा, 2 अंकों या 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करना, 2 अंकों वाली संख्या का गुणा और 3 अंकों वाली संख्या का गुणा, मतलब इतना गुणा हमसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में 2 अंकों वाली संख्या से 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना बहुत आसान है। भिन्न पूछेंगे हमसे, भिन्न की अवधारणा क्या होती है, सबको आती है हमको भिन्न। उसके बाद में सरलतम रूप क्या होता है भिन्न का पता है, समभिन्न, विषम भिन्न, सारी भिन्नों के बारे में पूछेंगे। उसके बाद में भिन्नों का जोड़ना घटाना, भिन्नों को दशमलव में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना। उसके बाद में सामान्य प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन, छोटी बड़ी इकाई में संबंध, बड़ी इकाई को छोटी में बदलना, छोटी को बड़ी में बदलना। उसके बाद में ज्ञात इकाइयों में से किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना,
मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। तो ये बहुत आसान आसान हमको गणित में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें थोड़ा सा कठिन हमारा ये 2D 3D और ये वृत्त व्यास त्रिज्या वाला टॉपिक रहेगा, तो इनको हम अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब पर्यावरण। पर्यावरण में भी हमसे बहुत आसान टॉपिक पूछे जाएंगे। जैसे पहला है हमारा परिवार और हमारे मित्र, इसके बारे में पूछेंगे। उसके बाद में खेल और कार्य। खेल और कार्य, जो बच्चे उन खेल खेलते हैं, कौन कौन से व्यायाम करते हैं, उनके बारे में पूछेंगे। उसके बाद में आवास के बारे में पूछेंगे। आवास, कौन सा पशु कौन से आवास में रहता है, और इस टाइप के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लेना। तो यही पूरी इस वीडियो का सार है कि हम अच्छे से तैयारी करेंगे तो 2 महीने में सारे टॉपिक कवर कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी एक टॉपिक के बारे में। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो हम आपको रोज़ 1-2 टॉपिक के वीडियो अच्छे वाले बनाकर आपको हम इस चैनल पर बताते रहेंगे, ताकि आप तैयारी करते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब अंग्रेजी में देखते हैं, अंग्रेजी में क्या आएगा। तो सेम अंग्रेजी में भी ऐसे ही रहेगा कि 2 गद्यांश पद्यांश आएंगे आपको अंग्रेजी में। अनसीन पैसेज बोलते हैं उनको, 15 नंबर के। उसके बाद में इसमें जो पेडोलॉजी है वो भी 15 नंबर की ही आएगी। तो सेम टू सेम है दोनों में। जैसा हिंदी में 2 गद्यांश पद्यांश आएंगे, वैसे ही अंग्रेजी में भी 2 गद्यांश पद्यांश आएंगे, और उन्हीं के अंदर से आपको ग्रामर भी अंग्रेजी की पूछ ली जाएगी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। अंग्रेजी में भी सेम टू सेम है, मतलब पूरा ही वैसा ही है, लेकिन बस यही है कि भाषा का अंतर है। उसमें जो हिंदी में पेडोलॉजी आएगी वो हिंदी में रहेगी, और अंग्रेजी की पेडोलॉजी अंग्रेजी में रहेगी। बाकी टॉपिक सारे सेम टू सेम रहेंगे, केवल भाषा का ही अंतर रहने वाला है। संस्कृत में भी 2 अपठित गद्यांश आएंगे, जिसके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं होगा, और उन्हीं में से हमको उत्तर लिखना रहेगा। तो 15 नंबर के 2 अपठित गद्यांश आएंगे, और 15 नंबर की ही संस्कृत की पेडोलॉजी आएगी। तो ये पेडोलॉजी संस्कृत की और हिंदी की सेम टू सेम रहने वाली है। तो ये फ़ायदा आपको संस्कृत लेने में है कि अगर आपने हिंदी की पेडोलॉजी कंप्लीट कर ली तो आपकी संस्कृत की पेडोलॉजी अपने आप कंप्लीट हो जाएगी, वो आपको अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये पेडोलॉजी हिंदी में रहेगी संस्कृत में, लेकिन बहुत हद तक आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हाँ ये हमने हिंदी में कहीं ना कहीं पढ़ा है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है उर्दू है। उर्दू के बाद में आगे बढ़ते हैं, ये हमारा गणित। आप समझते हैं गणित में क्या क्या पूछा जाएगा और कौन कौन से टॉपिक से गणित में प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित इसमें बहुत आसान आएगा, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आसान से आसान सवाल इस गणित में आने वाले हैं। तो हम समझते हैं कौन कौन सा टॉपिक आएंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हम सब जानते हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है। 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना लिखना, 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ, और 4 मूलभूत संकल्पना जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। अगला है हमारा जोड़ना घटाना और 5 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ना और घटाना। जोड़ना घटाने में क्या है, 5 अंकों तक की संख्या का जोड़ घटाव उनसे पूछा जाएगा, जो कि हम बहुत आसानी से ही कर पाएंगे। उसके बाद में अगला है गुणा। तो गुणा भी 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा पूछा जाएगा। भाग पूछा जाएगा, 2 अंकों वाली संख्या से 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना, मतलब 4 4 4 4 ऐसा लिखा है, उसमें 4 का भाग देना, ये 44 का भाग देना। तो 4 अंक वाली संख्या में 2 अंक वाली संख्या का भाग देना। इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में हमसे पूछा जाएगा भिन्न। भिन्न की अवधारणा, भिन्न का सरलतम रूप, सम भिन्न, विषम भिन्न, भिन्न को कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं, भिन्नों का गुणा भाग, समतुल्य भिन्न, भिन्न को दशमलव में बदलना और दशमलव को भिन्न में बदलना। तो ये इससे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है सामान्य प्रयोग होने वाली जो लंबाइयाँ हैं। सामान्य प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी और छोटी इकाई में संबंध। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद में ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना, हमसे आयतन पूछा जाएगा। आयतन के बाद में हमसे इसमें क्या पूछा जाएगा, पैसा कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। ये बहुत आसान है,
इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इसी तरह के पूछेंगे। पेशा, लंबाई, भार, आयतन, समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों में 4 मूल गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना। इन्हीं में हमको जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना रहेगा। अगला है मीटर को सेंटीमीटर में बदलना और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सेंटीमीटर हो गया। हाँ, पैटर्न पूछा जाएगा हमसे। पैटर्न को आगे बढ़ाना, पैटर्न को आगे तैयार करना, संक्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण, त्रिभुजीय संख्याओं में वर्ग संख्याओं के पैटर्नों को पहचानना। उसके बाद में ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री। जियोमेट्री में हमसे क्या पूछा है, किरण क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, कोण क्या होता है, कोणों के प्रकार, त्रिभुजों का वर्गीकरण, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये पूछ लेगा। इसके बाद में वृत्त और वृत्त के केंद्र, त्रिज्या और व्यास की पहचान। वृत्त का केंद्र, त्रिज्या और व्यास की पहचान, ये भी एक टॉपिक है हमारे गणित में, ये पूछा जाएगा। वृत्त, त्रिज्या व व्यास में परस्पर क्या संबंध है। आकृति, परिवेश के आधार पर समांतर रेखा और लंबवत रेखा की समझ। सरल ज्यामितीय आकृति में हमसे त्रिभुज, आयत और वर्ग, इनके क्षेत्रफल पूछे जाएंगे, इनकी परिमाप पूछी जाएगी। तो इनके फॉर्मूले के ही प्रश्न आएंगे, वो हम याद कर लेंगे तो कर पाएंगे। उसके बाद में परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान करना कि कौन सी आकृति 2D है और कौन सी आकृति 3D है, इसकी पहचान हमको करते आनी चाहिए। दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करना। उसके बाद में घड़ी के समय को घंटे और मिनट में पढ़ना, AM और PM के रूप में व्यक्त करना। 24 घंटे की घड़ी को 12 घंटे की घड़ी से क्या संबंध होता है। जैसे उन्होंने लिख दिया, मान लो कि 18 बज रहे हैं, तो हमारी घड़ी में हमें समझ आना चाहिए कि कितने बज रहे हैं। उसके बाद में गुणा और भाग के पैटर्न की पहचान, सममिति के आधार पर ज्यामिति चार्ट। तो ये गणित था। इस गणित में इतने टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे हमसे। उसके बाद में अगला है हमारा शिक्षा शास्त्र। गणित में भी पेडोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि पूरा गणित ही पूछा जाएगा। गणित में 15 नंबर के क्वेश्चन, गणित के सवाल रहेंगे और 15 नंबर की गणित में पेडोलॉजी रहेगी। तो गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण और उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, निदानात्मक परीक्षण, पुनः शिक्षण और क्षमता का विकास करना। उसके बाद में गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा में उपयोग करने की क्षमता। तो ये इतने टॉपिक से जो है हमारे गणित में जो पेडोलॉजी है, गणित की पेडोलॉजी बोलते हैं इसको, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे या गणित की पेडोलॉजी। तो इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गई गणित की पेडोलॉजी, 15 नंबर की है। उसके बाद में पर्यावरण। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कंटेंट हमको पढ़ना पड़ेगा। तो जब बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा तो हम उसको किस तरह से पढ़ेंगे, कौन कौन से जो टॉपिक है उनको हम पहले तैयार करना है, ये सब हम एक अगले वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। इसमें हम केवल सिलेबस के बारे में जान रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा परिवार और हमारे मित्र। परिवार और समाज में सहसंबंध। परिवार में बूढ़े और बड़े, बीमार, किशोर और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी, मालवाहक पशु, हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु और जानवरों पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित प्रश्न। उसके बाद में हमारे पेड़ पौधे, स्थानीय पेड़ पौधों एवं मनुष्यों की अंतर्निर्भरता, क्योंकि मनुष्य पेड़ पौधों पर निर्भर है, पेड़ पौधे मनुष्य पर निर्भर है। उसके बाद में वनों की सुरक्षा और उनकी आवश्यकता और महत्व, और पेड़ों का जो प्रदूषण का जो पेड़ों पर प्रभाव पड़ रहा है, उन सब के बारे में इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद में अगला है हमारे प्राकृतिक संसाधन। हमारे प्राकृतिक संसाधन और उनका संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक और नवीनीकृत और अनवीनीकृत स्रोत, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में खेल और कार्य, तो खेल, व्यायाम और योगासन। उसके बाद में पारिवारिक उत्सव जैसे होली, दिवाली, इनसे संबंधित विभिन्न मनोरंजन के साधन, टीवी, रेडियो, मोबाइल, कहानियाँ, कठपुतलियाँ, प्ले, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और दिवसों का विद्यालय में मनाया जाना। उसके बाद में विभिन्न काम धंधों, उद्योग और व्यवसाय, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में आवास है तीसरा प्रश्न। तीसरा टॉपिक है आवास। पशु पक्षी और मनुष्यों के विभिन्न आवास, आवास की आवश्यकता, स्वस्थ जीवन के लिए आवास की विशेषता, स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय धरोहर और उनकी देखभाल, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में
उत्तम आवास और उसके निर्माण में कौन कौन सी सामग्री लगती है, ईंट, सीमेंट, रेत। निर्माण में सामग्री की गणना करना। शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ सफाई और अच्छी आदत। हमारा भोजन और आदतें। भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भोजन के घटक कौन कौन से हैं, फल सब्जी का क्या महत्व है, पौधों के अंगों के अनुसार फल सब्जियाँ। उसके बाद में भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्यवर्धक संयोजन, विभिन्न प्रकार के आयु का भोजन और उनको ग्रहण करने का सही समय, उत्तम स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता, सुरक्षा का उपाय, खाद्य संसाधनों की सुरक्षा, पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण। उसके बाद में जीवन के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा की आवश्यकता, स्थानीय मौसम, जलचक्र, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन में हमारी भूमिका, पानी के स्रोत, उसके सुरक्षित रखरखाव, संरक्षण और पोषण के तरीके, संक्रमित वायु और पानी पीने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, उनका उपचार क्या है, बचाव क्या है और संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। उसके बाद में हवा, पानी, भूमि प्रदूषण और उससे सुरक्षा, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन और उनका उचित निस्तारण, भूकंप, बाढ़, सूखा, इन आपदाओं से सुरक्षा, बचाव, उपाय, आपदा प्रबंधन, ये पूछा जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, संसाधनों का उचित दोहन, डीजल पेट्रोलियम खपत और संपोषण आदि। उसके बाद में अगला है प्राकृतिक वस्तुएं एवं उपज, मिट्टी, पानी, बीज, फसल में क्या संबंध है, जैविक रासायनिक खाद के बारे में पूछा जाएगा, विभिन्न फसल और उनके उत्पादक क्षेत्र पूछे जाएंगे, फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य और उपकरण, मानव निर्मित साधन और उनके क्रियाकलापों पर प्रभाव, वनों की कटाई, शहरीकरण, पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव, ओजोन परत से पूछा जाएगा, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैज्ञानिक कारण और निदान, पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग और उनका अपघटक अपमार्जक, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग और प्रभाव, इन सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में अगला है आपदा प्रबंधन। उसके बाद में अगला है अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान में अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या क्या टॉपिक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और उसकी आवश्यकता, पर्यावरण का महत्व और समेकित पर्यावरण की शिक्षा। उसके बाद में पर्यावरण शिक्षा के सूत्र और दायित्व, पर्यावरण शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है। उसके बाद में अवधारणाओं का स्पष्टीकरण और प्रविधियाँ और गतिविधियाँ, परिवेशी भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व, चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण, समूह शिक्षण की व्यवस्था में सीखना, सतत व्यापक मूल्यांकन, केस स्टडी, व्यक्तिगत प्रोफाइल और शिक्षण व्यवस्था, पोर्टफोलियो का, बच्चे के पोर्टफोलियो का विकास कैसे होता है, इन सब बारे में पूछा जाएगा। पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री और सहायक सामग्री का क्या उपयोग है, स्थानीय परिवेश की समस्याएं और उनके समाधान खोजने की क्षमता का विकास। तो ये सारे टॉपिक से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हमने सारे टॉपिक जो वर्ग 3 में पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में बात की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको हमारा ये जो तरीका है वो अच्छा लगे समझाने का, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ और उसको बहुत अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।